हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम एंड वेलकम टू द बायोलॉजी सेशन। आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपके पंजाब मास्टर कैडर के अंदर बायोलॉजी बॉटनी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसे कि हर सेशन के अंदर हम बात करते आए हैं, हर सेशन में हमने इस चीज के बारे में बात की है कि जब भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करते हैं, हम बेसिकली सबसे पहला स्टेप जो करते हैं दैट इज द एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन पेपर एंड सेकेंड थिंग इज कि हमें अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए एक जो आपका प्रॉपर गाइडेंस है वो हमें हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो प्रोवाइड करते हैं। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली दैट इज कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज योर कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जामिनर पूछता है एक पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर। पंजाब मास्टर कैडर के अंदर बायोलॉजी के अंदर जैसे कि आपके दो पार्ट्स है, बॉटनी एंड जोलॉजी। सो बॉटनी पार्ट के अंदर भी आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं और उनका जो लेवल है वो किस तरीके का है। ठीक है, अब लेवल हम कैसे डिसाइड करेंगे? लेवल हम डिसाइड करेंगे देख के कि क्वेश्चन पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आया है वो किस लेवल का है, कैसे कि वो क्वेश्चन हमें कितना आता है। राइट, अगर आपके पास मान लीजिए 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 50 है, उसमें से अगर आपको 20 क्वेश्चंस आते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट से जो है रिलेटेड है या जो कॉन्सेप्ट लगाकर आपसे हो रही हैं, तो यानी कि आपके पास जो क्वेश्चन पेपर था उसका मैक्सिमम पार्ट आपके पास कैसा है, नॉट मैक्सिमम बट नियर टू द मैक्सिमम, इट्स योर इजी फॉर यू क्योंकि आपने कंसेप्ट लगाया, आपका हो गया। अब वही सेम क्वेश्चन अगर किसी पर्टिकुलर दूसरे स्टूडेंट को नहीं आते हैं, इट मीन्स कि वही क्वेश्चन पेपर दूसरे के लिए डिफिकल्ट बन गया। तो वो एक ही तरह का क्वेश्चन, एक ही तरह के 20 क्वेश्चंस किसी एक स्टूडेंट के लिए इजी है और वही 20 नंबर ऑफ 20 क्वेश्चंस जो है दे आर डिफिकल्ट फॉर द अनदर वन। हाउ इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल क्योंकि जो आपकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे उनके ऊपर जो कॉन्सेप्ट लग रहा था वो एक स्टूडेंट का जो था दैट वाज ही और शी वाज फेमिलियर और अनदर वन वाज नॉट। दैट्स इट। तो हमें यहां से वो स्ट्रैटेजी बनाने से पहले हमें ये देखना है कि हमें किन किन फील्ड जो एरिया है आपको फोकस करने की जरूरत है, किन टॉपिक्स को आपको डिटेल में करने की जरूरत है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से आपके क्वेश्चंस जो हैं वो इजी आए हैं और बहुत ही डायरेक्ट आए हैं। ठीक है जी, सो ये है आपकी स्ट्रैटेजी। तो ऑब्वियसली अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें वो भी ध्यान में रखना है। ठीक है, एंड छोटी सी इंफॉर्मेशन, सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम आपके लिए लेकर आया है टीजीटी एंड पीजीटी, आपके जो वो हैं एग्जाम्स हैं उनके लिए कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं। इस कोर्स के अंदर आई हैव डिस्क्राइब्ड ईच एंड एवरी टॉपिक इन डिटेल। ठीक है, दैट इज बेसिकली फुलफिलिंग द कॉन्सेप्ट एंड द नीड फॉर योर एग्जाम। जैसे कि टीजीटी की बात करते हैं तो इट इज फॉर योर मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स एंड कॉमर्स, राइट। और ये जो कोर्स है इट्स योर ऑनलाइन कोर्स। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द पीजीटी कोर्स, अब क्योंकि पीजीटी के अंदर जो आपकी बायोलॉजी की सीट्स हैं दे आर वेरी मिनिमम, राइट। इट्स लाइक नंबर ऑफ सीट्स आर 9। बहुत से स्टूडेंट्स सोचेंगे कि 9 सीट्स हैं, व्हाई टू डू दैट, है ना, करना क्यों है। बट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी, व्हाई नॉट फॉर पीजीटी? कोई अलग से तैयारी थोड़ी करनी है। ठीक है, सो पीजीटी के लिए तैयारी करोगे तो आपको जो जैसे आपका मास्टर कैडर है या कुछ भी है, ठीक है, ये अलग एग्जाम है आपके, तो हर एक एग्जाम के लिए आपकी स्ट्रैटेजीज जो होती हैं वो अलग होती हैं। तो पीजीटी जब आप करेंगे, चाहे अगर प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ करेंगे तो ट्रस्ट मी आपके जो नंबर ऑफ चांसेस हैं एक क्वेश्चन पेपर क्रैक करने के लिए वो बढ़ जाते हैं एंड देयर विल बी टफ कंपटीशन। ऑब्वियसली टफ कंपटीशन होगा क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो 9 है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आप में से किसी एक को नहीं मिल सकती। आप में से ही वो 9 स्टूडेंट्स होंगे जो उन सीट्स को कैप्चर करेंगे या ग्रैब करेंगे। कैसे करेंगे? प्रॉपर तैयारी करके करेंगे। ठीक है, सो मैंने हर एक चीज जो है आपके टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, हर एक कोर्स के अंदर जो है वो आपको डिटेल में हर चीज को एक्सप्लेन किया है, राइट। सो आपकी जो आप चाहे तो आप डेमो लेक्चर्स भी उसके अटेंड कर सकते हैं। और फर्दर अगर आपको कोई जो चाहिए, किसी भी तरह की आपकी क्वेरी है या कोई भी आपका डाउट है, तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन, राइट। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, टर्मरिक इज अ स्टेम एंड नॉट अ रूट बिकॉज। जो आपकी हल्दी होती है वो एक स्टेम है, रूट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो है डाइकोटमी है, या फिर ये पैरेलल होती है सॉइल सरफेस के, या फिर इट हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स एंड इट हैज द क्लोरोफिल। देखो जो रूट्स हैं या स्टेम्स हैं, देखो रूट्स और स्टेम के बीच में ना एक बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक है, जिसमें से एक डिफरेंस ये भी है कि जो रूट्स हैं उनके पास देयर इज नो नोड्स एंड इंटरनोड्स और वहां पर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती। और जो आपका स्टेम है वहां पर भी क्या होता है, आपका नोड्स और इंटरनोड्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट एंड फोटोसिंथेसिस डू टेक प्लेस इनटू द स्टेम पार्ट।
तो जो आपका शूट सिस्टम है और रूट सिस्टम है, शूट सिस्टम के अंदर स्टेम इज द पार्ट जो आपके ब्रांचेस को बेसिकली जो है इट गिव्स राइज टू द ब्रांचेस, राइट। सो रूट जो है उसके अंदर नोड्स और इंटरनोड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। और स्टेम के अंदर यानी कि शूट सिस्टम के अंदर बेसिकली जब हम शूट सिस्टम की बात करते हैं, सो वी हैव देयर दैट योर नोड्स एंड इंटरनोड्स, ठीक है। तो ये उसमें ये बोला गया है। डी पार्ट है, इट हैज अ क्लोरोफिल। क्या स्टेम के पास क्लोरोफिल होती है और रूट के पास नहीं होती? सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? अब देखो दो चीजें हमारी जो है यहां पर होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है स्टेम और रूट के बीच में, ठीक है, दैट इज दी इट हैज दी नोड्स एंड इंटरनोड्स। तो जो नोड्स और इंटरनोड्स की प्रेजेंस है वो आपका क्या करती है, इसको डिफाइन करती है। सो करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इट हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स। तो स्टेम के पास यानी टर्मरिक के पास नोड्स और इंटरनोड्स दोनों होती हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम है जिसके पास नोड्स और इंटरनोड्स हैं ड्यू टू दी फूड स्टोरेज। अब जो ये मॉडिफिकेशन होती है ना किसी भी स्टेम की या किसी भी रूट की, ऑब्वियसली अगर कोई मॉडिफिकेशन, स्पेसिफिकली अगर हम स्टेम्स की बात करते हैं, जैसे उसके अंदर आप रेडिश पढ़ते हो, आप उसके अंदर कैरेट पढ़ते हो, तो वो बेसिकली वो किसके लिए है, वो आपकी स्टोरेज ऑफ द फूड है। तो ये जो टर्मरिक है इट इज ऑल्सो फॉर दी फूड स्टोरेज, और इसकी जो ब्रांचेस होती है वो प्लेस्ड होती है हॉरिजॉन्टली। तो टर्मरिक स्टेम जो है वो एग्जांपल है किसका, इट्स एन एग्जांपल ऑफ राइजोम। अब राइजोम क्या होता है, ये एक ब्रांच प्रोस्ट्रेट हॉरिजॉन्टल ग्रोइंग स्टेम है जिसके पास नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। बेसिकली राइजोम वो पार्ट है जिसके पास नोड्स और इंटरनोड्स होंगे। और जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि जो आपके स्टेम यानी कि रूट और शूट सिस्टम को स्पेसिफिकली अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो उसके अंदर जो रूट सिस्टम है या रूट पार्ट है इट डज नॉट हैव द नोड्स एंड इंटरनोड्स, वेयर एज जो आपका स्टेम वाला पार्ट, जो आपका शूट वाला पार्ट है, इट डू हैव और इट डज कंटेन योर नोड्स एंड इंटरनोड्स। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और ये आपको मैंने जितने भी कोर्सेज आपके करवाए हैं, जो भी आप क्लासेस देखेंगे अपनी, यू विल गेट टू नो, ठीक है। एक बार जब आप एनरोल होंगे तो यू विल गेट टू नो कि जो आपके प्रीवियस ईयर के अंदर चीजें आई हैं उससे कहीं ज्यादा आपको वहां स्टडी मटेरियल के अंदर यू विल गेट टू नो, आपको वो ऑब्वियसली आपको वो क्लियरली दिखेगा कि ये चीजें जो है वहां पर हमने यूजुअली हम उसको डिस्कस करते हैं। सो क्लासेस के अंदर मैंने एक एक चीज को एक्सप्लेन करके रखा है कि हाउ दे आर फॉर्म्ड नोड्स इंटरनोड्स, स्टेम की मॉडिफिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है, रूट्स कितनी तरह की हो सकती हैं, कहाँ कहाँ पर वो प्रेजेंट होती हैं। तो जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आई थिंक कि वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको क्योंकि प्रॉपर उसकी वो एक मैकेनिज्म जो है वो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत लॉन्ग टॉपिक्स होते हैं, बहुत लेंदी टॉपिक्स हैं, तो एक सेशन में तो हो नहीं सकते, इसलिए इसको इन सबको जो है कोर्सेज के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस जो होती है विद सिसिल एक्रोपेटल फ्लावर्स इज कॉल्ड एज। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर ना आपके बड़े सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो पहला कॉन्सेप्ट आप इन्फ्लोरेसेंस पढ़ते हो फ्लावर्स के अंदर, वो यहाँ पर दिया गया है ना, कि किस तरीके से अरेंजमेंट होती है आपके, ठीक है, फ्लावर की। उसके बाद सिसिल पूछा गया है, ठीक है, कि वो सिसिल है यानी पेट्यूलेट और नॉन, सिसिल का मतलब होता है नॉन पेट्यूलेटेड फ्लावर है, लीव है। एक्रोपेटल का मतलब दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्सोपेटल, एक होते हैं बेसिपेटल फ्लावर्स। अब तीन चीजें हैं, सिसिल किस अपोजिट होता है, पेट्यूलेटेड, तो मतलब वो लीफ जिसके पास पेट्यूल नहीं है उसको हम कहते हैं सिसिल, पहली बात। एक चीज ये हो गई इन्फ्लोरेसेंस, और तीसरा आपका एक्सोपेटल फ्लावर्स। ये तीन कॉन्सेप्ट लगने के बाद आपसे पूछा गया है कि रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस जो एक अनपेट्यूलेटेड मतलब उसके अंदर पेट्यूल नहीं है लेकिन एक्सोपेटल फ्लावर्स की प्लेसमेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, स्काइप, क्रॉम्बिस, अंबल या फिर रेसीम। सो अगर उसके पास पेट्यूल नहीं है वी कॉल इट एज स्पाइक, ठीक है। सो करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, वो स्पाइक है। और ये वाला जो सेक्शन है वी कवर इट इनटू द इनफ्लोरेसेंस। तो इनफ्लोरेसेंस जब मैं आपको जब आप करोगे एक कोर्स के अंदर, वहां पर आपको दिखेगा, वहां पर आपको ये भी क्लियर होगा कि एक्रोपेटल फ्लावर्स और बेसिपेटल फ्लावर्स के कैसे होते हैं और उनके क्या क्या एग्जांपल्स हैं। सो दिस इज द काइंड ऑफ योर लाइक एक तरीके से आपके पास इन्फ्लोरेसेंस, स्पाइक, कैटिन, पेनिकल, रेसीम, कॉरेम, अंबल, कंपाउंड एंड कैपिटलम। तो ये आपके कुछ इन्फ्लोरेसेंसेस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके इन्फ्लोरेसेंस के अंदर। तो ये कुछ एग्जांपल्स है कि वो क्या कह रहा है, एंड द ऑप्शन इज योर स्पाइक। तो जिसके पास क्या है, सिसिल है। सिसिल का मतलब क्या है, यहाँ पर पेट्यूल नहीं है, पेट्यूल होगा तो वो क्या बन जाएगा आपका, ऑब्वियसली पेट्यूलेटेड होगा। तो सिसिल जो है वो उसके अंदर स्पाइक है। नेक्स्ट, साइथियम
इन्फ्लोरेसेंस शो, साइथियम, फिर से मैं कह रही हूँ, देखो इन्फ्लोरेसेंस कितना इंपॉर्टेंट है बॉटनी के अंदर, प्लांट्स आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें कोई दे आर ऑब्वियस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। अगर हम बॉटनी पर पढ़ रहे हैं, बॉटनी के लिए वी आर प्रिपेयरिंग और बॉटनी का एग्जाम दे रहे हैं, तो बॉटनी के अंदर मेन क्या पढ़ते हैं आप, प्लांट्स, और प्लांट्स के अंदर भी ये चीजें जैसे प्रेजेंटेशन है या जैसे प्लेसेंटेशन है और आपकी जैसे इन्फ्लोरेसेंस है, दे आर इंपॉर्टेंट वन, एंड योर स्ट्रक्चर है फ्लावर का, रिप्रोडक्शन है फ्लावर की, मोफोलॉजी, एनाटॉमी, यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एंथर्स, पॉलिनेशन, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके क्लियर होना चाहिए। इकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉटनी, तो कुछ ऐसी चीजें जिनको आपको डिटेल में करना पड़ता है, और डिटेल में कितना जाना है, कितना करना है, कितना नहीं करना है, कहां पर फुल स्टॉप लगाना है, कहां पर आपको कॉमा लगाना है, कहां सेमीकोलन लगाना है अपनी तैयारी के अंदर, उन चीजों के लिए वी पीपल आर here for you all. Okay, so साइथियम इन्फ्लोरेसेंस क्या शो करती है, सिमिलर टाइप के फ्लावर्स, वन बाय मैनी फीमेल, या फिर सेंटर के अंदर मेल होता है सराउंडेड बाय मैनी फीमेल फ्लावर्स, या फिर एक सेंटर के अंदर फीमेल होती है एंड दे आर सराउंडेड बाय मैनी फ्लावर्स, मेल फ्लावर्स बेसिकली, एंड ऑल आर सेसल फ्लावर्स। तो किस तरीके का आपका जो है साइथियम इन्फ्लोरेसेंस होता है, साइथियम यानी कि बेसिकली आपसे इन्फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन पूछी गई है, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, जिसके अंदर आपकी जो सेंटर के अंदर क्या होती है, दिस इज योर फीमेल फ्लावर विच इज सेंट्रली प्लेस्ड, एंड ठीक है, इट्स सेंट्रली प्लेस्ड एंड न्यूमरस मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर सेंट्रीफ्यूगली अरेंज्ड। Done. Next, stomata in leaves of plants open and close due to, तो किसकी वजह से स्टोमेटा जो है वो आपके ओपन एंड क्लोज करते हैं, ठीक है जी। सो ओपन एंड क्लोज करते हैं वो आपके किसकी वजह से, टर्गो प्रेशर ऑफ दी सेल्स, यानी कि टर्गो प्रेशर जो होगा आपका गार्ड सेल्स के अंदर, उसकी वजह से वो क्या करेंगे, वहां पर देयर विल बी योर ओपन एंड क्लोज। टर्गो प्रेशर क्या है, ये एक ऐसा फोर्स है जो आपका डेवलप होता है कहां पर, ठीक है। सो हियर इट इज, सो दिस इज योर टर्गो प्रेशर विच इज द फोर्स एंड इट डेवलप्स इनटू द सेल ड्यू टू दी ऑस्मोटिक डिफ्यूजन की वजह से। अब देखो मेरी बात सुनो, यहां पर जो आपका साइकार्डियन रिदम है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, जेनेटिक क्लॉक है, प्रेशर ऑफ द गैसेस इनसाइड द लीव्स, स्टोमेटा का ओपन और क्लोज होना ऑब्वियसली टर्गो प्रेशर से है, ठीक है। क्यूटिकल है, ये बेसिकली ट्रांसपिरेशन में भी आपके हेल्प करते हैं। तो ये टॉपिक स्टोमेटा का ओपन क्लोज होना, इसके अंदर आपको बहुत सारे सिग्नलिंग मॉडल्स भी मिल जाएंगे, जैसे एबीए सिग्नलिंग मॉडल आप इसके अंदर पढ़ते हो, ठीक है। तो इसके अंदर दो मॉडल्स हैं जो हमें करना होता है, जैसे मॉडर्न हाइपोथेसिस का है, मॉडर्न वो थ्योरी है, वो भी हम इसके अंदर करते हैं। सो अब स्टोमेटा के ओपन एंड क्लोजिंग जो होना, इसके साथ भी आपके कई सारी थ्योरीज जो है वो जुड़ी हुई हैं। ये सारी की सारी चीजें वी एक्चुअली डू इट इनटू दी ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये आपका टॉपिक है जिसके अंदर हम इन सबको एक्सप्लेन करते हैं इन डिटेल। इन डिटेल का मतलब है इन डिटेल, इट्स नॉट लाइक इन डिटेल की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, उसके यूजेस बता दी, दैट्स इट। नो, इन डिटेल मींस इन डिटेल, ठीक है। तो डेप्थ में है वो चीजें, ऑब्वियसली डेप्थ में होगी क्योंकि क्वेश्चंस भी आपको डेप्थ में आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन जो प्राइमरली कनेक्टेड है सेल डिवीजन से, IAA यानी कि ये ऑक्सीजन से रिलेटेड है, NAA ये भी नैप्थेलिन एसिटिक एसिड है, साइटोकाइनिन या जेटिन जिसको हम कहते हैं, या जिबरेलिक एसिड। देखो ये आपका जिबरेलिक जो एसिड है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज योर, जैसे कि सबसे पहले इसको देखा गया था आपका कहां पर, जिब्रेलिया फ्यूजिगोराई, ये फंगस से आइसोलेटेड है। उससे पहले आपको यहां पर बोला गया है सेल डिवीजन से बताना है, यानी कि सेल जब डिवाइड करता है तो बेसिकली क्या करता है, ग्रो करता है। माइटोसिस मियोसिस कब होती है, सेल डिवीजन, जब सेल क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, खुद को अपना नंबर जो है वो इंक्रीज करता है। ऑक्सीजन जो है वो आपका एक हार्मोन है, ये दोनों ऑक्सीजन के अंदर ही है बेसिकली, वैसे ठीक। ऑक्सीजन है IAA, दिस इज नैप्थेलिन एसिटिक एसिड। साइटोकाइनिन, साइटो मींस द सेल, काइनिन मींस डिवीजन, हेंस द करेक्ट आंसर इज C, दैट इज साइटोकाइनिन। ये सारी की सारी चीजें आप कहां पर करोगे, वी विल डू इट इनटू द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, और वी कॉल देम एज द फाइटोहॉर्मोन्स। तो ये आप डिटेल में करेंगे, फिर से डिटेल का मतलब है मैकेनिज्म्स एंड ऑल,
सब कुछ आपकी डिटेल में होंगे यहाँ पर। जो इंपॉर्टेंट है, देखो किस टॉपिक के अंदर, जिस टॉपिक के अंदर जो चीज इंपॉर्टेंट होती है, किसी चीज के अंदर उसकी सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, कहीं पर उसके मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, कहीं पर उसका सोर्स इंपॉर्टेंट है, कहीं पर उसके एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, कहीं पर उसका कमर्शियल यूज इंपॉर्टेंट है। तो जिस हिसाब से उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस है उस हिसाब से हम उसको कवर करते हैं, राइट। सो यहाँ पर देखो प्राण कुछ रेगुलेटर्स हैं, डिटेल में ये आपके हार्मोन्स जो हैं दे हैव बीन स्टडीड एंड दे हैव बीन कवर्ड, जिसके अंदर ऑक्सिन जो होता है बेसिकली ये आपके एपिकल डोमिनेंस के लिए है, जिटिन जो है या साइटोकाइनिन सेल डिविजन के लिए होता है, और जिब्रेला जो है यानी कि जिब्रेलिक एसिड जो है इट इज बेसिकली फॉर द सेल एनलार्जमेंट। ठीक है, सो ये आपकी किसमें सेल डिवीजन में जो है ये भी हेल्प करते हैं। आइए टिश्यू डिफरेंशिएशन एंड रिस्पॉन्स टू दी लाइट्स, ये इसमें आपके करते हैं, बट बेसिकली ये आप क्या करता है, ये आपके प्लांट टिश्यू कल्चर्स में यूज होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स जैसे कि रूट्स एंड शूट्स, तो ऑक्सिन वहां पर आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेटिक पाथवे को कब ज्वाइन करती है? फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। यू विल नॉट बी सरप्राइज्ड क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बेसिक सा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहली लाइन का क्वेश्चन है। PS1 PS2 जो है somehow they are related with this light and dark reactions। PS1 जो है कौन सी है, लाइट है डार्क है, PS2 लाइट है डार्क है, ये हम करते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। सो ये जो टॉपिक है दैट इज अ फोटोसिंथेसिस। तो देखो फिर से कह रही हूं कि प्लांट्स है तो फोटोसिंथेसिस यही इंपॉर्टेंट है, प्लांट ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इंपॉर्टेंट है, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको इंपॉर्टेंटली करना पड़ेगा। एंड द करेक्ट आंसर इज दैट इज डार्क रिएक्शन, ऑप्शन नंबर डी। तो डार्क रिएक्शन जो होती है वो कैसी होती है, इज अ लाइट independent thermochemical pathway। obviously dark reaction का मतलब होता है when the plants do not need the light for the process called as a photosynthesis, यानी वो light independent है। और डार्क रिएक्शन के टाइम पीरियड पर जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है दैट इज NADPH या एनर्जी सोर्स ATP, वो आपके लाइट रिएक्शन में जो बने होते हैं उन्हीं को यूज किया जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑब्वियसली क्या बनेगा, फोटोसिंथेसिस। तो लाइट में जो लाइट कैप्चर की होगी उसके बाद वही लाइट जो है जो दिन में कैप्चर हुई थी सनलाइट के टाइम पीरियड पर, उसी को फिर वापस यूज किया जाएगा ताकि वहां पर कार्बोहाइड्रेट्स को जो है क्या किया जा सके, डेवलप किया जा सके। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पीरियड पर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है थ्रू द लीव्स थ्रू द स्टोमेटा और डिफ्यूज हो जाती है स्ट्रोमा के अंदर जहां पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। स्ट्रोमा साइट है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, यानी डार्क रिएक्शन जो होती है वो कहां होती है, स्ट्रोमा के अंदर, और जो आपकी लाइट रिएक्शन होती है इट टेक्स प्लेस इनटू द ग्रेना पार्ट जहां पर क्लोरोप्लास्ट जो है आपका प्रेजेंट होगा, राइट। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7, which one is an essential mineral that is not, अब आपको बताना है यहाँ पर essential mineral जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है किसी भी एंजाइम का लेकिन स्टिमुलेट करता है एक्टिविटी ऑफ मेनी एंजाइम्स। तो किसी भी एंजाइम का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, दैट इज पोटासियम। तो पोटासियम जो है वो एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं एज अ पोटासियम आयन। ये प्रोटीन सिंथेसिस, ओपनिंग क्लोजिंग स्टोमेटा, मेंटेनिंग टर्जिडिटी एंड मेंटेनिंग द अनायन केटायन बैलेंस इन सेल्स, ये सारी चीजें आप करते हो टॉपिक कॉल्ड एज मिनरल न्यूट्रिशन। सो मैं आपको टॉपिक्स भी बता रही हूँ सो दैट आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि आपको कौन सी चीज जो है या कौन सा क्वेश्चन कहां से आया है। ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनिक मैटर के कौन से होते हैं, क्रॉप प्लांट्स, फॉरेस्ट, प्लांट्स ऑफ द लैंड एरिया या फिर फाइटोप्लैंक्टन्स ऑफ ओशंस। ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको ये बताना है कि प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनिक मैटर के प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं सबसे ज्यादा, क्रॉप प्लांट्स, फॉरेस्ट या फिर प्लांट्स जो लैंड एरिया में है या फाइटोप्लैंक्टन्स। ऑब्वियसली फाइटोप्लैंक्टन्स ऑफ द ओशंस, ये सबसे ज्यादा आपके क्या करते हैं, द ग्रेट प्रोड्यूसर्स हैं, टाइनी ऑर्गेनिजम्स है जो अपर लेयर पे रहते हैं आपके ओशंस के अंदर। से प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं आपके मरीन इकोसिस्टम के अंदर और वो ऑर्गेनिक मैटर भी क्रिएट करते हैं बाय ट्रांसफॉर्मिंग इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कैसे, फोटोसिंथेसिस से। ऑर्गेनिक मैटर क्या है, लार्ज सोर्स है कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स का जो कि नेचुरली और आपके इंजीनियर्ड एनवायरमेंट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, राइट। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये थोड़ा सा आपका कैसा क्वेश्चन है, दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन दी केस स्टडी टाइप। और जब आप कोर्स में एनरोल होंगे, जो भी स्टूडेंट्स एनरोल होंगे दे विल गेट टू नो अबाउट दिस क्वेश्चन एज वेल। इस तरीके की चीजें कि ये मैंने आपको यहाँ पर टॉपिक्स करवाए हैं ना, वहां पे हर एक चीज में जहां पर केस स्टडी इंपॉर्टेंट होती है वहां ऑब्वियसली करवाई जाती है।
एंड आई एम ग्लैड कि ये चीज वहीं से आई है, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका मास्टर कैडर का, राइट। और ये चीज मैंने अपने सेक्शन के अंदर करवाई है, जो स्टूडेंट्स बहुत पहले से एनरोल है उनको ये चीज बताऊंगी कि किस तरीके से वहां पर ये चीजें कवर्ड है। सो एक बॉटल है जिसको प्रीवियसली फिल्ड विद द मॉइस्ट एंड मस्टर्ड सीड्स और वाटर के साथ उसको स्क्रू अप कर दिया टाइटली और उसको डार्क में यानी कॉर्नर में रख दिया गया। कुछ टाइम बाद ये ब्लो अप हो गई, हाफ एन आवर के बाद। तो उस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं? बहुत ही बेसिक सा फिनोमिनन है एंड द आंसर इज और ऑब्वियसली बी, दैट इज इम्बाइबेशन। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होगा इसका आंसर जो है वो इम्बाइबेशन ही होगा। डिफ्यूजन क्या होता है आपका? दिस इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, जहां पर आपकी हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन चीजें जाती हैं, जैसे कि अगरबत्ती का रूम में जलना इज अ डिफ्यूजन, काइंड ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, ये प्लांट्स के अंदर अगरबत्ती वाला एग्जाम्पल नहीं आएगा, ठीक है। दैट इज योर इम्बाइबेशन। तो ये कब होता है? जब वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉलिड्स कॉजिंग देम टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, और अल्टीमेटली तीन चीजें जो होती है इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम चेंज, हीट प्रोडक्शन एंड प्रेशर डेवलपमेंट। प्रेशर की वजह से इट बेसिकली ब्लू अप। तो ये चीजें आप याद रख सकते हो। यहां से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी चीजें जो होती है वो इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट, फोटोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक मूवमेंट जो होती है वो किससे लिंक्ड है? पहली बात तो ये है कि ट्रॉपिक मूवमेंट जो होती है बेसिकली ये आपकी मूवमेंट ऑफ प्लांट्स है, ठीक है। फोटोट्रॉपिक मतलब लाइट के रिएक्शन में, जियोट्रॉपिक मींस ग्रेविटी के बेस पर। ये दोनों चीजें प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। तो जिबरेलिन, एंजाइम्स, ऑक्सिन, साइटोकाइनेंस, किसकी वजह से जो है ग्रोथ होती है? तो आप ये देखोगे फोटोट्रॉपिक के अंदर क्या होता है, लाइट की हेल्प से जो है प्लांट्स मूव करते हैं, राइट। अब जैसे कि फोटोट्रॉपिक का मतलब है कि जैसे लाइट है, राइट। तो लाइट के अंदर क्या होगा, सनलाइट है तो अब एक स्टेम ग्रो करती है, एक रूट्स ग्रो। रूट्स जो होती है वो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है और स्टेम्स जो होती है पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होती है, क्योंकि वो सनलाइट की तरफ होती है, और रूट्स जो होती है अवे फ्रॉम द सनलाइट होती है। जियोट्रॉपिक के बेस पर रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक क्यों ग्रेविटी के साथ करती है, एंड स्टेम्स आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक क्योंकि वो ऊपर की तरफ आते हैं। समझ आया? ठीक है। सो दिस इज फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक। तो ये किस तरीके से मूवमेंट है, किससे लिंक्ड है, कौन सा एंजाइम? एंड द आंसर इज ऑब्वियसली ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है दैट इज सबसे पहला जो है वो आपकी एपिकल रूट और शूट ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द ऑक्सिन। सो ऑक्सिन इज द रिस्पॉन्सिबल वन। सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर सेप्टर C4 प्लांट्स के अंदर कौन सा होता है? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट यानी कि पेप। तो अगर आपको ऐसे समझ आता तो ये भी ठीक है। राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA, और फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड यानी कि PGA। Which one is the correct answer? And the correct answer of this question is option number A, that is PEP. So PEP एक ऐसा एंजाइम है, फर्स्ट आपका वो है नॉट ये क्या है आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल है जो आपके मेसोफिल सेल्स के अंदर मिलता है, लीव्स के अंदर। और एंजाइम पेप कार्बोक्सिलेज जो है वो क्या करता है? फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या है? दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू दी ऑक्सीजन एंड एनर्जी। ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है फिक्स होती है। और जो C4 है साइकिल किस तरीके की रिएक्शन है? डार्क रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, जो आपकी एब्सेंस ऑफ लाइट के अंदर होती है, यानी कि इट इज ऑल्सो द लाइट इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। अब ये भी कहां पर होगी? आपकी साइक्लिक रिएक्शन है, ठीक है जी। और ये कहां पर होती है? प्लांट्स, शुगर केन, मेज, सॉर्गम, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं आपके। तो C4 प्लांट्स, C3 प्लांट्स, कैम प्लांट्स, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। मॉनसून के टाइम पीरियड पर, ड्यूरिंग मॉनसून, मॉनसून इज की टर्म, राइस क्रॉप जो होती है ईस्टर्न स्टेट्स की, इंडिया की, ये लेसर यील्ड शो करती है। लिमिटिंग फैक्टर क्या है उसके अंदर? कौन सा लिमिट, कौन सा फैक्टर जो है वो लिमिट कर देता है, उसकी यील्ड को ग्रो नहीं करने देता, यानी कि उसकी जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा नहीं हो पाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, टेम्परेचर या फिर वाटर, किसकी वजह से राइस जो है उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम होती है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली बी, दैट इज लाइट, मॉनसून में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ बनाना फ्रूट? तो बेसिकली ना एक इसमें से एक ऐसा एंजाइम है जो स्पेसिफिकली बनाना एंजाइम्स के लिए गया था। ये आप फिर से बता रही हूँ, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में दूसरा क्वेश्चन आया ये। और दूसरा क्वेश्चन इज लाइक योर कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो आपके फाइटो हार्मोन्स होती हैं, वहां पर आपके 5 तरह के फाइटो हार्मोन्स के अलावा भी आप कई तरह के हार्मोन्स पढ़ने को मिलेंगे आप लोगों को। जब आप कोर्स के अंदर एनरोल करेंगे तो आपको वहां पर समझ आएगा हर एक चीज किस तरीके से एडवांस लेवल पर और कितने ब्यूटीफुली तरीके से आपको इंट्रोड्यूस की गई है, सो दैट आपका पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो। यानी कि जब भी आप यहाँ से तैयारी करके एग्जाम देने जाएं, देखो हर एक चीज का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ही मोटिव होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो वहां से पढ़कर इजीली जो है चीजें क्रैक कर ले। हमारा काम आपको हेल्प करना है कि कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी।
और अगर आपको ऐसा लगे कि जो आपने पढ़ा है वो आपको एग्जाम में दोबारा से आ गया है, तो इट इज अ काइंड ऑफ रिविजन आपके लिए, वो बहुत बड़ा एग्जाम इज लाइक अ रिविजन। फिर जब आपका पेपर क्रैक हो जाता है तो यू विल बी वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है, अगर आपने वहां पर टाइम इन्वेस्ट किया है तो इट बेसिकली पे ऑफ यू, है ना, तो वो पे भी करेगा आपको। सो आर्टिफिशियल राइटनिंग के लिए सीधा सीधा सा जो एग्जाम्पल है दैट इज, और देखो इसमें इसमें कहीं पर भी मुझे नहीं लगता आप में से किसी को भी प्रॉब्लम आएगी अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर करना हो। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज इथाइलिन। इसको हम, इट इज द ओनली गैसियस हार्मोन, ठीक है, ये गैसियस हार्मोन है जो कि प्लांट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। मैक्सिमम सोलर एनर्जी कहां पर ट्रैप होती है, एंड इट्स आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन, ये पहले भी आपका किसी एग्जाम के अंदर आ चुका है। दिस इज प्लांटिंग ट्रीज, कल्टिवेटिंग क्रॉप्स, ग्रोइंग एल्गी इन टैंक्स, या फिर ग्रोइंग ग्रासेस। तो जहां पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एरिया होगा वहीं पर मैक्सिमम सोलर एनर्जी ट्रैप भी होगी। सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी कहां ट्रैप होगी, जहां पर सबसे ज्यादा सरफेस एरिया होगा, और सबसे ज्यादा सरफेस एरिया आपको कहां पर मिलेगा, ग्रोइंग ग्रासेस के अंदर। हेंस द करेक्ट आंसर इज ग्रोइंग ग्रासेस, क्योंकि ग्रोइंग एल्गी भी आंसर है, ऐसा नहीं है, बट ग्रोइंग ग्रासेस जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंटली है, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होगा। एल्गी भी ट्रैप करती है क्योंकि उनके पास क्या होता है, फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन, इस तरीके के आपके क्या होते हैं, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो उनके वेवलेंथ को कैच करके लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। बट मैक्सिमम जो एब्जॉर्ब करेंगे वो कौन करेंगे, आपके ग्रोइंग ग्रासेस। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज, लाइट रिएक्शन जब होती है फोटोसिंथेसिस की, इसमें से कौन सा फिनोमिनन है जो ऑब्जर्व किया जाता है ड्यूरिंग, चाहे साइक्लिक हो चाहे नॉन साइक्लिक हो। देखो कितना, अगर मुझे हिंदी में इसको देखो, अगर मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी तो मुझे हो सकता है कि मुझे कोई कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो, बड़ा इजी है। ऐसा इसमें से कौन सी चीज है कि चाहे वो साइक्लिक हो चाहे वो नॉन साइक्लिक हो, इनमें से कोई एक ऐसी चीज है, एक ऐसा फिनोमिनन है जो हमेशा मिलेगा ही मिलेगा आपको। ऑक्सीजन का रिलीज, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एनएडीपीएच, या फिर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीएस1 पीएस2 पिगमेंट सिस्टम। पीएस1 पीएस2 जो है वो कहीं ना कहीं लाइट और डार्क रिएक्शन डिपेंडेंट है, तो वो तो नहीं हो सकता। ऑक्सीजन का रिलीज दोनों में हो सकता है, लाइट में भी और डार्क में भी। एक चीज जो है वो दोनों में हो सकती है, दैट इज ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एन एनर्जी करेंसी, और एनर्जी तो चाहे साइक्लिक हो चाहे नॉन साइक्लिक हो, हर, चाहे एरोबिक रिएक्शन है चाहे एन एरोबिक रिएक्शन है, हर रिएक्शन के अंदर आपको क्या मिलेगा, दैट इज योर, हर रिएक्शन के अंदर यू विल गेट टू नो एंड यू विल काउंटर दिस एटीपी फॉर्मेशन। तो चाहे आपका एनारोबिक है, चाहे कम एटीपी बने चाहे ज्यादा एटीपी बने, लेकिन एटीपी जरूर बनेंगे। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। बाकी की चीजें हम नेक्स्ट सेशन के अंदर क्लियर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।